हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं फ्रेश चैप्टर, बिल्कुल ग्रेविटेशन 11th क्लास का, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के फिनोमेनास के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है, क्यों होती है। वैसे तो हर कोई जानता है कि न्यूटन महाराज थे एक, उनके सर पे सेब गिरा और फिर उन्होंने इसको इन्वेंट किया, बट इसके बिहाइंड फिनोमेना क्या है, क्यों, कैसे ग्रेविटेशन, क्या मास पे डिपेंड करेगा या स्पीड पे डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल डेप्थ में कवर करूंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, बात करते हैं क्या चीज़ ग्रेविटेशन। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है ये ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का, और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले फिनोमेना स्टार्ट करते हैं। देखो, जो एंशिएंट टाइम पे थे वहां देखे कि कुछ स्टार्स, कुछ प्लैनेट्स एक ही जगह पर स्टेबल रहते हैं। जब टेलीस्कोप नए नए आए तो पता लगेगा अरे नहीं, ये तो मूव करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर पता लगा कि ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो मिलते क्यों नहीं है जाके, या दूर क्यों नहीं जाते, उसी ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करते रहते हैं, ये आ गया। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आए, और जो आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कुछ टाइम का नहीं है, कुछ का बहुत सारे सालों का निचोड़ है जो हम पढ़ पा रहे हैं। हमारी किस्मत वाले हैं हम, जो हमें ये सब चीज़ें मिली हैं और पढ़ पा रहे हैं। हमारे पास सारी चीज़ें मतलब प्रूव्ड है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती क्या बेसिकली, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब में एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर नेचर में बात करें, नेचर में 4 तरह की फोर्स होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होती है ग्रेविटेशन, एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों में से जो सबसे निठल्ली और सबसे वीक फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और प्लस ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब बहुत दूर दूर ऑब्जेक्ट में लगती है, गैलेक्सीज टू गैलेक्सीज लगती है, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस पे, बहुत करोड़ों लाइट ईयर्स पे लगेगी ये। 2 गैलेक्सीज है आपस में या 2 स्टार है, उन सब में ग्रेविटेशन लगती है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो और एक और चीज, अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर है, हमेशा अट्रैक्टिव होगी, कभी रिपल्शन नहीं होगी। प्लस मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है ये, कोई भी मीडियम में 2 ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशन रहेगी तो रहेगी। अभी तक इसके बारे में तो इतना ही पता है। ठीक है, ग्रेविटेशन और मीडियम पे डिपेंड करती है क्या नहीं करती है, उसके बारे में तो हमें इतना नहीं पता अभी। हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई जीनियस आया और उसने बताया कि ग्रेविटेशन तो भाई मीडियम पे भी डिपेंड करती है। वैसे तो अभी तक नहीं करती, जितनी भी हमने पास प्रूफ थ्योरीज हैं उनमें नहीं करती है। हो सकता है कभी प्रूव हो, इसके बाद कैपिटल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर होएगी तो। अभी क्या बात कर रहा हूं मैं वो देखते हैं। देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, मान लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। दोनों के सेंटर से जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूं वो ले रहा हूं r इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। ये m1 हो गया, m2 हो गया। नो, अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की लिए, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात करें तो क्या कहता है, वो कहता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 चार्जेस और दीज 2 मासेस। दोनों बॉडी का मास कितना होता है, एक तो उनका प्रोडक्ट, साथ में एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों कंबाइन किया, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दोनों को कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, प्रोपोर्शनल लिमिट के साथ है, जो अभी तक हमने कांस्टेंट नहीं लगाया। ये बेटा पता लगा था कि प्रोपोर्शनल है, मास पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए हम इसमें कैपिटल G लगाते हैं। जैसे F इज इक्वल टू हुआ जब मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया इसमें, तो जब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके
इक्वल होगी। अब बात करते हैं जी क्या चीज है, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज, देखो अगर मैं बात करूं यहां पे तो 6.67 इंटू 10⁻11। हाँ मैं बात करने जा रहा था यूनिट के बारे में। देखो यूनिट मैं नहीं लिखूंगा अभी, मैं यूनिट तुम्हें निकालना बताऊंगा, अगर तुम भूल गए तो कैसे निकालोगे। तो यूनिट ऑफ जी निकालेंगे। देखो बेटा ये जी ऐसी चीज है जिसके यूनिट है, कांस्टेंट तो है बट डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन है मतलब यूनिट्स हैं। तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो F(r²), दोनों मास नीचे आ गए तो m1 m2, तो क्या आएगा G इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास न्यूटन F की एंड दिस इज मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ये ऊपर जाएगा तो यूनिट आए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये आ गया। देखो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच। यूनिवर्स में हर जगह कहीं भी स्टार पे चले जाओ चाहे किसी भी चीज पे, हर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो भी हमारे कॉस्मोस में है उन सब के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है ये लगती हर एक ऑब्जेक्ट पे है, लेकिन अगर दोनों में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ बन जाए, मान लेते हैं कि अर्थ के रिगार्डिंग में अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगाऊं, ये ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर या यहाँ ऑब्जेक्ट है या यहाँ ये, तो अर्थ अगर दोनों में से m1 या m2 में से दोनों मास में से एक अर्थ बन जाए हमारे पास, तो उस केस में बोल देते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो कहां से आया, देखो अगर इसकी बात करें तो फोर्स, ये फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन मतलब इन दोनों की वजह से, इस पे इसकी लग रही है, इस पे इसकी लग रही है, और दोनों की दोनों फोर्स अगर इसकी बात करूं तो ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इधर है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 1 on 2 और इसके ऊपर जो लग रही है वो 2 on 1 है। तो ये फोर्सेज एक दूसरे की तरफ खींचती हैं विद एक्सेलरेशन a, लेकिन जो अर्थ खींचती है, जिस एक्सेलरेशन से खींचती है अपनी तरफ, उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हमारे पास बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बताया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। जैसे मान लो बात करते हैं अगर टाइड्स फॉर्मेशन, टाइड फॉर्मेशन क्या होता है, तुमने हर जगह सुना होगा टाइड फॉर्मेशन, बट क्या एक्चुअल तुमने महसूस किया क्या होता है टाइड फॉर्मेशन। देखो ये टाइड फॉर्मेशन है, मैं यहां पर वाटर लेवल बना रहा हूं, ये रहा, तो ये मैंने वाटर लेवल बनाया है, ये बेसिकली वाटर है जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वजह से चिपका हुआ है। तो जब यहां पर मून आया तो मून ने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और ये पानी जो कि लूज पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा यहां पे अप हो जाएगा, तो इसका लेवल बढ़ गया। अब लेवल बढ़ने की वजह से ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं टाइड फॉर्मेशन। टाइड मतलब वेव नहीं होती है, कुछ लोगों को लगता है, कुछ बच्चों को लगता है कि वेव्स को टाइड बोलते हैं, नहीं, टाइड क्या होता है, वाटर लेवल का बढ़ना। अब ये मून जब इधर चला जाएगा तो क्या होएगा, ये वाला पानी नीचे बैठ जाएगा और जो यहां पानी है वो ऊपर उठ जाएगा। क्लियर, इसे बोलते हैं टाइड फॉर्मेशन। जैसे जैसे मून शिफ्ट करता जाएगा अपनी अपनी पोजीशन को, वो उस पानी को अपनी तरफ खींचता जाएगा, और इसे बोलेंगे हम टाइड फॉर्मेशन। इसके अलावा बेटा बहुत सारा एविडेंस है जो देखने को मिलता है, जैसे अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, और अगर हम बात करें सन के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ग्रेविटेशन से प्रूव कर सकते हैं। देखो अब हम बात करेंगे बेटा वेक्टर फॉर्म में। अगर यही चीज वेक्टर फॉर्म में हो तो कैसे काम करेगी, जो कि क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में कैसे काम करेंगे ये देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इन वेक्टर फॉर्म। ओके, एनीवेज स्टोरी ये थी कि जब न्यूटन जी बैठे हुए थे एक बार पेड़ के नीचे, तो ऊपर से एप्पल गिरा, सबने सुना है। जब वो एप्पल गिरा तो उन्होंने ये सोचा था कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। एक क्वेश्चन और आया था उनके दिमाग में कि एप्पल ही नीचे क्यों आया, अर्थ ऊपर क्यों नहीं चलेगी। अगर दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, वो अपने ही जो मतलब उनकी खुद की थ्योरीज है वो उनको खुद को चैलेंज करते थे, खुद क्वेश्चंस करते थे और फिर खुद आंसर्स करते थे। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो एप्पल नीचे आया तो ये अर्थ ऊपर क्यों नहीं चिपक गई जाके, ये अर्थ ऊपर क्यों नहीं चिपक गई जाके, इसमें ऐसा क्या है इसमें।
फिर धीरे धीरे थेरीज आई और पता लगता रहा कि मास पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 मास लिए, ये रे, इन दोनों कनेक्ट किया, इधर लगेगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ लगेगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, एंड इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अगर मैं बात करूं इनके बीच में, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, बट डिस्प्लेसमेंट r नहीं है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी r, देखो 1 से 2 तक, तो r12, लेकिन जो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी वो r21 हुई, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? ऐसे यहां पे ये फोर्स है। तो होने क्या वाला है, सेम वही चीज रहेगी, बस मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूं कुछ वेक्टर फॉर्म में। तो फोर्स 2-1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना क्या बता रहा हूं मैं, फोर्स 2-1 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r12। रीजन क्या है, ये फोर्स ये वाले देखो, इसकी वजह से फोर्स यही लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है इस तरफ, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे माइनस, ये आ गया, एंड r12 वेक्टर स्क्वायर, सॉरी ये आ गया। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड और ये आ गई उसकी डायरेक्शन। ऐसे सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि F12 के ऊपर माइनस G m1 m2 r12 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 12 है ना, तो जब 12 यहां लगेगा तो मैंने क्या, हाँ ठीक है, जब 12 यहां लगेगा तो ये 12 किसकी वजह से है, इसकी वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा r21। ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसको मैं माइनस ले लेता हूं, ठीक है। अगर इन दोनों के हिसाब से ध्यान से देखो, एज r12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ r21 वेक्टर, सो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये बताया था कि दोनों की दोनों फोर्स ऑपोजिट होती है बट इक्वल इन डायरेक्शन होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट किस चीज का फर्क होता है, डायरेक्शन का। तो ये बताया था ग्रेविटेशन, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वेक्टर फॉर्म में। बेसिकली अब इसमें क्या आ गई है, डायरेक्शंस आ गई है, ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या चीज होती है वो देखेंगे। देखो सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, अब ये क्या बना होता है, देखो सुपरपोजिशन रूल हम किसी में भी लगा सकते हैं। सुपरपोजिशन लॉ कहता है कि ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ मासेस, मान लेते हैं ये हमारे पास m1, ये हमारे पास है m2, ये हमारे पास m3 और ये हमारे पास mn। किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सारे के सारे फोर्स लगा रहे हैं, तो इस तरफ लगा रही है F, ये 0 है, नहीं 0 मान ले, क्या मान ले, हाँ चलो 0 मान लेते हैं। तो F10 ड्यू टू 1, इधर आएगा F10 ड्यू टू 2, इधर आएगा F10 ड्यू टू 3, एंड ये आएगा F10 ड्यू टू n। क्लियर है ना। इस डिस्टेंस को हम मार्क करते हैं R1, इसको R2, इसको R3, इसको Rn। तो बेसिकली क्या होएगा, सबकी फोर्स निकाल के प्लस कर देंगे। अगर मैं बात करूं फोर्स F10 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m0, क्योंकि यहां पे क्या है, एक यूनिट मास रखा हुआ है, अपॉन R1 का स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली अब ऐसे जाएगा 0 n इज इक्वल टू G m1 mn और Rn का स्क्वायर। इन सबको प्लस करते हैं, टोटल फोर्स क्या होगी हमारे पास, F01 प्लस F02 प्लस F22 प्लस F0n। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। सुपरपोजिशन कहता है बेटा सारी की सारी फोर्स आपस में सुपर इम्पोज होनी, सॉरी सुपरपोज होनी। तो ये सारी फोर्सेस क्या है, देखो जब इन दोनों की फोर्स निकालेंगे तो बाकी सबको इग्नोर करेंगे, जब इन दोनों की फोर्स निकालेंगे तो बाकी सबको इग्नोर करेंगे, इन दोनों की निकालेंगे तो बाकी सबको इग्नोर करेंगे, फिर लास्ट में इन सबको ऐड कर देंगे। अब ये हो जाता है सुपरपोजिशन, ठीक है। ये अब मैं बताऊंगा तुम्हें न्यूमेरिकल में, ऐसे तो खैर डेरिवेशन में चीजें न्यूमेरिकल में ज्यादा चीज क्लियर होती है, डेरिवेशन में इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती है। न्यूमेरिकल बताता है हमें डेरिवेशन की क्या कैसे यूज होती है डेरिवेशन, ठीक है। तो चलो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, पता तो लग ही गया है कि क्या चीज है, यूनिट कैसे निकालनी है, तो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg। तो दोनों का मास चाहे वो m1 हो चाहे वो m2 है वो है 1 kg, एंड व्हेन देयर सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, एक सिर्फ आइडिया देने के लिए बताया है। और जो कैपिटल G है वो तुम्हें क्या पता ही है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन है एंड यू नो दैट। हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G 6.7, मैं राउंड ऑफ करके 6.7 ले रहा हूँ, इंटू 10⁻11 एंड 1 kg इंटू 1 kg अपॉन ये कितना है हमारे पास R 10 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। रीजन क्या है, ये सेंटीमीटर में और मैंने किस में लिया है, मीटर में चेंज कर दिया ना। F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11। ये देखो जब ये 1 था और ये -1 था तो क्या आ गया, -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर इज -2, 10⁻²। ऊपर जाएगा तो F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11, ऊपर जाएगा तो +2 एंड F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ये तो बच्चा कर लेगा, 9th क्लास का कंसेप्ट था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये करते हैं बेटर। द मास ऑफ अ प्लैनेट, ध्यान देंगे ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड घुमाएगा क्वेश्चन। द मास ऑफ द प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10⁻27 kg। तो मास ऑफ द जुपिटर इज 1.9 इंटू 10⁻27 kg। मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 लेने वाला हूं इसे। एंड दैट ऑफ द सन इज 1.99 इंटू 10⁻30 kg। मास ऑफ द सन इज 1.99 इंटू 10⁻30 kg। ज्यादा बड़ा नहीं है, देखो अब जुपिटर भी सन से छोटा है, सन एक टाइम पे जाके छोटा सा हो जाएगा तब बराबर आ जाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जुपिटर एंड सन इज 7.8 इंटू 10⁻11। तो जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 7.8 इंटू 10⁻11 मीटर में दे रखा है, बस सब कुछ दिया हुआ है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स व्हिच कैन द सन एक्सर्ट ऑन जुपिटर। देखो समझते हैं पहले क्या है, ये जुपिटर का ऑर्बिट है और ये रहा सन और ये रहा जुपिटर। बड़ा है नहीं, अभी थोड़ा सा है। अब देखो इन दोनों के बीच में तो ग्रेविटेशन फोर्स होगी F, लेकिन ये रिवॉल्व क्यों कर रहा है, इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व क्यों कर रहा है, क्योंकि जितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगाई है इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है इसको। कौन सी मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसे क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, बिल्कुल क्या कर रही है, इसे बैलेंस कर रही है। तो डिस्टेंस ये पहले निकाल लेते हैं, F की वैल्यू निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू FC कर दो एंड F तुम्हारे पास क्या है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया mv स्क्वायर अपॉन R। अभी जो m लेंगे ध्यान देना, ये जुपिटर और सन है तो मैंने इसको लिख दिया जुपिटर एंड सन। लेकिन जो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, वो कौन कर रहा है, जुपिटर, ये वैल्यू। तो जुपिटर का मास ये रहा, तो m जुपिटर m जुपिटर कैंसिल हो गया। और एक और चीज, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो, इसमें, इस वाले में, तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया क्योंकि उसने यही दिया है शायद। एज्यूम दैट जुपिटर मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, हाँ तो ये आ गया हमारे पास। हमने निकालनी स्पीड, देखो तो क्या आएगा। अच्छा इन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स ही बोली थी क्या, कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स। ओहो चलो बाद में निकाल लेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द सन 2 इंटू 10⁻30। मैंने 1.9 को बेटा 2 ले लिया और 1.9 को 2 लेने वाला हूँ। एनीवेज ये सन आ गया हमारे पास और नीचे R की वैल्यू होगी, V निकालना है, ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी है। G की वैल्यू पुट कर चुका हूँ, M सन पुट कर चुका हूँ, R की वैल्यू हमारे पास 7.8 इंटू 10⁻11। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 10⁻30 ओवर 7.8 इंटू 10⁻11। देखो मैं कैलकुलेशन करनी सिखा रहा हूँ बेटा कि डायरेक्ट तरीके से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो तुम, वो देखेंगे। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6.7, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 6.7 ले रहा हूँ, तो 6.7 इंटू मैं इसको 2 ले रहा हूँ, तो 2 इंटू 10⁻11 और +30, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, अपॉन कितना आ गया 7.8 इंटू 10⁻11। तो 7.8 इंटू 10 कितना है हमारे पास 11। तो मैं इसको काट के 11 क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा -11। तो 11 22 मतलब 10⁸ रह गया। v की वैल्यू कितनी रहेगी, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 6.7 को अगर मैं 2 से करूंगा तो 6 इज 12 एंड 134 आएगा आई थिंक। तो 6.2 से अगर मैं करूंगा तो 7 2 से 14 6 2 से 12 13 13.4। तो 13.4 डिवाइडेड बाय 7.8 इंटू 10⁻30 कितना आ गया +8। क्यों, 11 22 एंड 30 - 22 इज 8। ये आ गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लूंगा। अंडर रूट है, ध्यान रखना अंडर रूट मैंने नहीं काटा अभी। एंड v इज इक्वल टू, अगर मैं अंडर रूट करूंगा, देखो ध्यान से, ये 13 है 7 है, कट के देख लेते हैं क्या आएगा, 78 लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास। देख लेते हैं सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
134 को हम करेंगे 78 से, तो 78 बन जा 78, गलत जगह लिख दिया 78, एंड 14 में से 8 गए तो 6 यहाँ से गया, एंड 12 माइनस 7 इज 5, ये आ गया 9। अब हम लगा देंगे बेटा 0 इसमें, तो 0 लगा दिया। अब क्या लगता है किस पे जाना चाहिए? लगभग 7 पे जाएगा, तो 7 पे करके देख लेते हैं। 78 को 7 पे 5 46, ये चला जाएगा 7, बट इससे पहले हमने पॉइंट लगाया था 1.7, तो देखो यहाँ पे आया हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻8 का अंडर रूट। देखो अब कैसे आइडिया लगाएंगे, अगर ध्यान दो यहाँ पे 1.7 है, 1.7 का मैं अगर क्लोज देखो तो 16 है, और 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 4 16 होता है ना, तो मैंने इसका किया 0.4 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻, अंडर रूट हटा दो, इंटू 10⁻, इसको भी किया तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, ये आ गया, बस रह क्या गया, इसको हटा दो, तो 4 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, अबाउट 1.30 1.34, तो बहुत गड़बड़ आ रही है। क्यों इतनी क्यों गड़बड़ आ रही है भाई? कुछ गड़बड़ आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन एरर हो सकता है, वो चेक कर सकते हो। v की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन एरर हो सकता है, वो चेक कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया 6.7 को 2 से, तो 1.34 अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा, एक बार चेक कर लेना। अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। इसमें करेंगे 6.7 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई m1 कितना है 1.9 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई, इसके भी आगे चल लेते हैं, तो 1.99 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय 7.8 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे बेटा तुम्हारे पास फोर्स आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है बस, और कुछ नहीं है, मैथ्स रह गई है। चलो अगर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है यहाँ पे, जो बेसिकली सुपरपोजिंग पे है। तो कॉपी पेन लेके बैठो, मज़ा आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन करो, वीडियो को रोक दो, फिर स्टार्ट कर दो, फिर रोक दो, फिर स्टार्ट कर दो, तो ऐसे करते रहो बस। ग्रेविटेशन हो गया, रह क्या गया ग्रेविटेशन में, तो कोई इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर तुम्हें लगे तो। यस, 3 इक्वल masses of m kg each are fixed at the vertices of equilateral triangle ABC। तो मैंने क्या किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये रहा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, और यहाँ पे भी यही है ना। हाँ, एंड दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में एक वो लिया, यहाँ पे मास 2m रख दिया। इसका सेकंड पार्ट दे रहा है, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A इज डबल। चलो ये तो बाद की बात है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो ऑब्वियस हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया कुछ और साइड वगैरह नहीं दी, कुछ नहीं दिए, तो मान लेते हैं बेटा A B ये सारी और ये G पॉइंट है, तो मैंने ये 1 मीटर मान लिया, क्योंकि मेरे को लगता है उसने दिया तो है नहीं, अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, तो मैंने ये ले लिया। अब देखो अगर इसकी तरफ से ये देखें तो इधर लगेगा फोर्स, इसकी तरफ से यहाँ देखें तो इधर लगेगा, इसकी तरफ से यहाँ देखें तो इधर लगेगा। ठीक है, चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर ये फोर्स की बात करूँ तो फोर्स ऑन B ड्यू टू G, इसकी बात करूँ तो फोर्स ऑन G ड्यू टू C, उल्टा लिख दिया, फोर्स ऑन G ड्यू टू B इस तरफ, एंड इधर आ गया तो फोर्स ऑन G ड्यू टू A। ये सारी की सारी चीजें आ गई। नो देखो G A तो अपनी जगह है, क्योंकि हम जो फोर्स लेते हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल लेंगे या फिर वर्टिकल लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, या तो ऐसे लेंगे, अब ये फोर्स है टेढ़ी, तो ऐसे तो लेंगे नहीं, हम इसे रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये रहा, तो एक इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ जाएगी, ये 60 तो ये कितना होगा 30, क्लियर ना। ये 30 होगी, तो ध्यान दो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो अगर ये FGC है, ये क्या होगा FGC cos 30, ये होगा FGC sin 30,
ये आएगा। ऐसे ही मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो एक इस तरफ रिजॉल्व होगा और एक इस तरफ रिजॉल्व होगा। यहाँ पे आएगा ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इधर आएगा एफ जी बी cos 30, यहाँ पे आएगा एफ जी बी sin 30। अब देखो हमें वेक्टर करने वाला हूँ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे करूंगा, तो एक और मार्कर ले लेते हैं। देखो ध्यान से, जो कार्टेशियन प्लेन होता है बेसिकली ऊपर वाला एक्स, इधर वाला एक्स होता है और ऊपर वाला वाई होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आई कैप, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई कैप, तो माइनस के साथ आई कैप। जो नीचे जाएगा वो जाएगा जे कैप, वो भी माइनस के साथ, और ये भी जाएगा माइनस जे कैप। और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास जे कैप प्लस में वो भी। तो ये सारी फोर्सेस थी। अब देखिए नेट फोर्स क्या है। देखो ये वैल्यू अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफ जी ए, चाहे हो हमारे पास एफ जी बी या हो एफ जी सी, ये जितनी भी तुम्हें दिखाई दे रही है सारी फोर्सेस सेम है, जिनकी वैल्यू आने वाली है कैपिटल जी एम इंटू 2m अपॉन 1 का स्क्वायर। ये आएगा। अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो g 2m स्क्वायर, बस इतना सा आएगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं, अब एक बार वर्टिकल सॉल्व कर लेते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल। देखो ये तो हमारे पास पता है खत्म ही होना है, ये जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई फोर्सेज ही नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं ये और ये इस तरफ है, ये उस तरफ है, दोनों को ऐड करूंगा दिस प्लस दिस, तो माइनस में होके जीरो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एफ जी बी और एफ जी सी आपस में इक्वल है। नाउ कंसीडर वर्टिकल प्लेन। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को कंसीडर करूं, ध्यान देना, एक फोर्स ऊपर जा रही है बाकी नीचे जा रही है, एक फोर्स ऊपर जा रही है बाकी नीचे जा रही है। तो फोर्स जी ए जे कैप तो फोर्स जी ए जे कैप ऊपर की तरफ जा रही है माइनस एफ जी बी साइन 30 जे कैप माइनस एफ जी सी साइन 30 जे कैप। ये हमारे पास आ गया टोटल फोर्स। एफ इज इक्वल टू, मैंने सबको प्लस कर दिया। क्लियर है। यहां तो बेटा माइनस करके जीरो आएगा, इसलिए मैंने ये सॉल्व नहीं किया। बट अगर यहां पे देखो तो इसे सॉल्व कर सकता हूं कैसे। एफ इज इक्वल टू, हमें पता है जी ए कुछ भी हो क्या आएगा 2gm स्क्वायर। तो देखो 2gm स्क्वायर जे कैप माइनस 2gm स्क्वायर साइन 30 क्या होता है √3/2 जे कैप माइनस 2gm स्क्वायर साइन 30 होता है हमारे पास √3/2 जे कैप, नहीं √3/1/2 होता है, सॉरी 1/2। ये आ गया ना, ये जे कैप है, ये जे कैप है और ये भी जे कैप, सारे जे कैप है। तो क्या करूंगा देखो ध्यान से, ये माइनस है और ये माइनस है। अगर मैं इसे काट दूं 2 को, तो हमारे पास क्या आ गया gm स्क्वायर कितना आ गया 2mg स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू 0। मैं चेक कर लेता हूं 0। तो चाहे वर्टिकल एक्सिस हो चाहे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो, इसने इसको कैंसिल कर दिया और इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास फोर्स क्या है 0। चलो नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास कि अगर मास जो बीच में है उसको डबल कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो तो इसी को रिजॉल्व कर रहा हूं। ए पे बोला है, हाँ ए पे, बस यहां पे जो मास है वो क्या आ गया 2m, बाकी सब सेम। तो देखो इसी वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑब्वियस है इन दोनों में फर्क पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में ए का कोई रोल है ही नहीं, सिर्फ इस पे फर्क पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट के लिए करवा रहा हूं ये सेम चीज, f इज इक्वल टू, मतलब अब बेसिकली क्या है, जी ए था हमारे पास वो ये था ना, अब इसमें चेंज हो जाएगा। सो एफ जी ए इज इक्वल टू कैपिटल जी, ये भी 2m है वो भी 2m है, तो क्या आया 4m स्क्वायर अपॉन 1, बस इतना फर्क आ जाएगा। तो अगर ये आ गया तो देखो जरा यहाँ पे ये जी ए चेंज हो जाएगा, क्या आएगा 4gm स्क्वायर जे कैप माइनस 1 2, तो क्या माइनस 2gm जे कैप, माइनस कर देंगे तो f इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2gm स्क्वायर जे कैप। नाउ दिस इज द फोर्स इन द y एक्सिस जो हमें लगेगी, मतलब ऊपर की तरफ बेसिकली नेट फोर्स लगेगी। ठीक है। अब इसके अलावा तो मुझे कोई क्वेश्चन खास नज़र नहीं आ रहा है, करने को तो बेटा बहुत सारे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, करने को तो पूरी पूरी रात क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, और इससे मुझे लगता है ये वाला करवा देना चाहिए। चलो करवा देता हूँ, एक और क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करके फिर वीडियो का एंड करते हैं। देखो, अ मास m इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द मास इज m1 एंड m2। तो क्या हुआ, बेसिकली कैपिटल M था, इसको ब्रेक किया गया एंड दिस इज ब्रोकन इनटू मास 1 एंड मास 2, इन दोनों में किया गया। नाउ हाउ आर m1 एंड m2 रिलेट टू सो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। देखो, ग्रेविटी कभी भी चीज मैक्सिमम करनी हो ना तो उसका df ओवर dt क्या टाइम के साथ दे रहा है, किसका, नहीं, मास, मतलब मास के रिस्पेक्ट में, तो df बाई dm क्या कर देना, 0 बस। अगर वो कहे इस टाइम में फोर्स बताओ किस टाइम में 0 होगी, अभी क्या बोला उसने कि इन दोनों का मास निकालो, ये कैपिटल M था तो m1 मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक m ले लिया, और ये क्या ले लिया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अगर टोटल हमारे पास कैपिटल M था, अगर मैंने इसे स्मॉल m ले लिया तो ये क्या होगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल, मान लेते 10 था, इसको 5 ले लिया तो ये क्या होगा, 10 माइनस 5। तो हमने क्या करना है, फोर्स निकालता हूं इन दोनों के बीच में। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन m1 एंड m2, तो F इज इक्वल टू हमारे पास आया कैपिटल G एंड M इंटू कैपिटल N माइनस M अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो r स्क्वायर ले लो, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, वैसे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि दोनों के बीच में मैक्सिमम करना है, हाँ तो कम होएगा बस, उसने और कुछ नहीं दिया। इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो ध्यान से देखना, df बाई dm मेरे को 0 करना है, तो बस फिर df अपॉन dm, मैंने इस इक्वेशन को डेरिवेटिव कर दिया इसका, तो r स्क्वायर, ये कांस्टेंट आ गया हमारे पास, डिस्टेंस क्या रहेगा, ध्यान देते हैं, एक है m का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या रहेगा, कैपिटल M माइनस m स्क्वायर, इसका मतलब 2m। क्लियर हुआ, क्या किया, नहीं पता लगा, gr स्क्वायर कॉमन, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेप करूँ, चलो एक और स्टेप करते हैं इसे काट के, f इज इक्वल टू g बाय आर स्क्वायर एंड m कैपिटल M माइनस m स्क्वायर, ये आ गया ना, ये मतलब कांस्टेंट आ गया, m का क्या करूंगा, कैपिटल M, क्योंकि हट गया ये, इसकी पावर हट गई, एंड m टू 2m। क्लियर है, अब इज इक्वल टू 0 करना है, जब इज इक्वल टू 0 करूंगा तो ये टर्म 0 होगी। मान लो अगर मैं g अपॉन आर स्क्वायर इंटू m माइनस 2m करूंगा इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये टर्म 0 के इक्वल अंडर रूट में मतलब डिवाइड में चलिए खत्म, तो m इज इक्वल टू कितना आया, 2m, m कितना आया, 2m। तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय 2, ये आ गया हमारे पास, बस और कुछ है ही नहीं इसमें, तो कैपिटल M, हाँ ठीक है, तो स्मॉल m क्या है, m बाय 2, तो जब ये m बाय 2 आएगा, जब ये वाली वैल्यू m बाय 2 आई तो ये क्या आएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M इज इक्वल टू 2m माइनस m, तो ये कितना आया, m। क्लियर है, नहीं m बाई 2 आएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, बेटर है। तो इज इक्वल टू कैपिटल M क्या है, 2m, तो अगर मैं मान लूं कि ये वाला मेरे पास m बाई 2 आया है, तो ये वाला दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है, जो m2 आई है वो आई है, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं इसमें, कैपिटल M 2m आ गया ना हमारे पास, हाँ ठीक है, तो 2m माइनस m कितना आया हमारे पास, m, तो एक मास m आया, एक आया m बाय 2, बस, तो ये दोनों हमारे पास मास आ गए जिनको हमने किया 2m, हाँ ठीक है, अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं ये। तो बस आज की सवाल यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो स्मॉल m आया हमारे पास m बाय 2, मुझे कन्फ्यूज़न क्यों हो रही है, मुझे अभी भी डाउट लग रहा है इसमें, मुझे अभी भी डाउट लग रहा है, हाँ ठीक है, ये डाउट हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ये गर्मी चढ़ गई मुझे, ध्यान देंगे, स्मॉल m की वैल्यू है m बाय 2, तो स्मॉल m की वैल्यू क्या है, कैपिटल M बाय 2, तो स्मॉल m की वैल्यू है कैपिटल M, तो माइनस m बाय 2 इज इक्वल टू m बाय 2, तो दोनों का मास कितना होना चाहिए, m बाय 2, हाफ ऑफ मास था, तभी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैक्सिमम होगा। तो भाई यहाँ तक के लिए ठीक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल भी कर लिए हमने, कंसेप्ट भी कर लिए, अब हमारे पास
ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूँ ग्रेविटेशन, अर्थ की वजह से एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसमें बात करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में, डेरिवेशन के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।